learners, welcome back to our YouTube channel Research 365. We were talking on the types of research जिसमें हमने बात करी थी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपसे हम बात कर चुके थे। अब हम आपसे बात कर रहे हैं मेथड्स के बेसिस पे रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट वन हमने बात कर ली थी हिस्टोरिकल रिसर्च की। आज हम उसी में ऑब्जेक्टिव्स जो है उसके बाद जो मेथड्स है मेथड्स के बेसिस पे हम दूसरा जो टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च उसके बारे में आपसे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिसर्च यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 के लिए भी और जो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड सेकेंड यूनिट है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए भी। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जिसे आप हिंदी में वर्णनात्मक अनुसंधान भी कह सकते हैं, ये एक इस तरीके की रिसर्च होती है जिसका जो उद्देश्य होता है वो किसी घटना, परिस्थिति या समस्या का विस्तृत विवरण प्राप्त करना होता है। इस तरीके की रिसर्च किसी विशिष्ट स्थिति या घटना के बारे में हमें सटीक जानकारी देती है और फिर हम उस पर गहन अध्ययन करके उस रिसर्च को करते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो बहुत ही पॉपुलर और वाइडली यूज्ड रिसर्च मेथड होता है एजुकेशन की फील्ड में। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन एजुकेशनल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ द कंडीशंस और रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट, opinions and that are held by the students, teachers, parents and experts, processes that are going on। मतलब ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है ये एजुकेशनल फिनोमेना को डिस्क्राइब करने का काम करती है और किस तरीके की इसमें स्थितियां हैं, कैसा उनके बीच में रिलेशनशिप है, कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, कौन सी ओपिनियंस हैं जो हम कहाँ से लेते हैं, स्टूडेंट्स से, टीचर्स से, पेरेंट्स से या एक्सपर्ट से। जो चीजें ऑनगोइंग होती हैं, जो करंट में चल रही होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ईज होता है, आरामदायक, आराम से आप कर सकते हो इसको, और डायरेक्टनेस होती है इस मेथड में। एक रिसर्चर जो है वो किसी इशू के ऊपर एक इंडिविजुअल से या बहुत सारे इंडिविजुअल से बहुत सारी क्या कह सकते हैं, बहुत सारी ओपिनियंस को कलेक्ट कर सकता है बाय गिविंग देम अ सिंपल क्वेश्चनियर। आपने किसी को एक क्वेश्चनियर दे दिया, एक प्रश्नावली दे दी और उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जो आप उस इंडिविजुअल से जानना चाहते हैं। शायद वो आप उससे फेस टू फेस डायरेक्टली पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा, पर अगर आप एक प्रश्नावली के जरिए उससे पूछेंगे तो वो जरूर आंसर करेगा और उससे आप उसके बारे में बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। सो एट टाइम्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज द ओनली मीन्स थ्रू विच ओपिनियंस स्टूडेंट्स की ओपिनियन, उनका एटीट्यूड, उनका सजेशन और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसमें जो भी सजेशंस हमको रिक्वायर्ड होते हैं पेरेंट्स से, टीचर से, एडमिनिस्ट्रेटर से, एक्सपर्ट से, तो वो हमें मिल जाते हैं क्योंकि इसमें डेटा कलेक्ट करना थोड़ा इजी रहता है। जो डिस्क्रिप्टिव इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, चिल्ड्रंस की, स्कूल की ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, सुपरविजन करने में एंड एडमिनिस्ट्रेशन करने में, करिकुलम टीचिंग मेथड्स को फ्रेम करने में और इनको इवेल्युएट करने में, क्योंकि वो ये प्रेजेंट स्टेटस की बात करते हैं। इसलिए अगर हम बात करें कि वर्णनात्मक अनुसंधान जो है उसकी मेन चीजें क्या होती है, तो द फर्स्ट वन इज कि ये वर्तमान स्थिति का अध्ययन करता है। मतलब ये जो रिसर्च होती है जो हमारी वर्तमान में चल रही होती है घटनाएं, केवल उन्हीं स्थितियों और घटनाओं का अध्ययन करता है। ये कैसे अलग है हिस्टोरिकल रिसर्च से? हिस्टोरिकल रिसर्च में मैंने आपको बताया था कि आप पास्ट की इवेंट्स, जो घटनाएं हो चुकी हैं, उनको आप स्टडी करते हो। इसमें आप तथ्यों का संग्रहण करते हो, मतलब इसमें मुख्य रूप से आप क्या करते हो, फैक्ट्स और डेटा को कलेक्ट करते हो। जैसे कि आप क्वेश्चनियर भरवा के डेटा ले सकते हो, किसी का इंटरव्यू करके डेटा कलेक्ट कर सकते हो या सर्वे मेथड से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तीसरी बात ये कि ये प्राकृतिक वातावरण में होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इनका उद्देश्य वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में घटनाओं या व्यक्तियों का अध्ययन करना होता है। ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकती हैं। आगे मैं अभी अप्रोचेस के बेसिस पे जब रिसर्च के बाइफिकेशंस और टाइप्स को डिस्कस करूंगी, देन हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड रिसर्च की। तो ये मात्रात्मक भी होती है, गुणात्मक भी होती है, यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होती हैं। जैसे कि आंकड़ों के रूप में हम किसी परिणाम को देखें
तो वो हो जाएगी क्वांटिटेटिव, और अगर हम उसके गुणों को देखें, गुणात्मक पहलुओं को देखेंगे, दैट विल बिकम क्वालिटेटिव। तो परिणामों का निष्कर्ष निकालने की बजाय ये क्या करती है, उन परिणामों को वर्णित करने का काम करती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, किसी समस्या के हल को ढूंढना नहीं होता, बल्कि उसकी स्थिति का वर्णन करना होता है। तो ये एक ओवरव्यू था आपके लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। अब हम शुरू करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस होती हैं वो हमें क्या बताती हैं, जो करंट फिनोमेना है, जो कोई भी घटना है उसका करंट स्टेटस क्या है उसके बारे में हमें बताती है। ये फोकस करती है इन्वेस्टिगेशन पे, और ये बताती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। उसके अलावा ये वेरिएबल्स के बीच में क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही है उसके बारे में बात करती है, बल्कि ये क्या करती है, एक प्रेजेंट कंडीशन के बारे में भी बात करती है कि तत्काल जो स्थिति चल रही होती है वो क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च involves collecting data to provide an accurate or detailed account of phenomena without influencing it in any way। मतलब जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो जब उसमें डेटा कलेक्शन करते हैं तो उसमें हम एक्यूरेट और डिटेल्ड अकाउंट, हमें कारण पता चलते हैं किसी फिनोमेना के, बिना किसी किन्हीं चीजों को इन्फ्लुएंस किए हुए, मैनिपुलेट किए हुए हम बिल्कुल क्लियर तरीके से और अच्छी तरीके से, एक्यूरेट तरीके से फिनोमेना के बारे में चीजों को कलेक्ट करते हैं। जो आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस होती हैं उनका उद्देश्य होता है चीजों को ऑब्जर्व करना और क्रिएट करना, एक प्रोफाइल क्रिएट करना उस सब्जेक्ट की जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, है ना। चीजों को ऑब्जर्व करके एक दस्तावेज तैयार करना, क्योंकि ये वर्णित करने का काम करती हैं, एक्सप्लेन करने का काम करती हैं। ये लोगों के व्यवहार के पैटर्न को एग्जामिन करती हैं, उनको एक्सप्लोर करने का काम करती है, उनके गुणों को देखने का काम करती है, कौन से उसमें एट्रीब्यूट्स हैं उनका देखने का काम करती हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एनी इवेंट और फिनोमेना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रेजेंट की किसी भी फिनोमेना का क्या स्टेटस है उसको डिस्क्राइब करना। Descriptive research is all about describing the phenomena, observing and drawing conclusions from it। पहले ये किसी phenomena को describe करेंगी, उसको observe करेंगे, फिर उसके बारे में अपने conclusion यानी निष्कर्ष देंगी। इसमें हम कैसे questions को include करते हैं, क्यों के क्वेश्चंस हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों के क्वेश्चंस हम हिस्ट्री की बात करते हैं या एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस में हम बात करते हैं। हिस्ट्री में तो हम हाउ एंड व्हाई की भी बात करते हैं, तो इसमें हम कैसे बात करते हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और किस तरीके से हुआ। दे आर डिजाइन टू ऑब्टेन पर्टिनेंट एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन ऑफ फिनोमेना। तो आपको एक कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन देती हैं जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस होती हैं, वो किसी भी फिनोमेना के बारे में, और उसके अलावा ये क्या करती हैं, हमें एक प्रिसाइज संक्षिप्त इंफॉर्मेशन देती हैं किसी भी फिनोमेना के बारे में। उसके अलावा इनसे हम जो वैलिड कंक्लूजन्स निकालते हैं उनको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, जो फैक्ट्स हमने डिस्कवर किया है उनको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। ये किसी आप ये नहीं कह सकते हो कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है उनका काम केवल फैक्ट्स को फाइंड आउट करना होता है। नो, वो उन चीजों को डिस्क्राइब भी करने का काम करती हैं। कभी कभी ये क्या करती हैं, थ्योरी के या प्रिंसिपल्स के फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करती हैं। कौन, आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस होती हैं वो कई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स जो करंट में चल रही होती हैं, किसी इवेंट से रिलेटेड होती हैं, उनके भी सॉल्यूशंस को देने का काम करती हैं। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस में मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, कंपैरिजन और इंटरप्रिटेशन सब कुछ इन्वॉल्व रहता है। मतलब ये है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप चीजों को मेजर भी करते हैं, वर्गीकृत भी करते हैं, क्लासिफाई भी करते हैं, उनका विश्लेषण भी करते हैं, उनकी तुलना भी करते हैं प्रेजेंट की चीजों से और कुछ वेरिएबल्स से आपस में, और उनकी व्याख्या तो आप करते हैं। फिर ये हमेशा हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ नहीं भागती हैं कि आपको हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। ये फिनोमेना को स्टडी करती है, उनको इन्वेस्टिगेट करती है, और कैसे करती है, प्राकृतिक वातावरण में करती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इनका पर्पस इमीडिएट, तात्कालिक भी होता है, उसके साथ साथ ये फ्यूचर में भी काम आती है। मान लीजिए अभी आपने किसी चीज के ऊपर कोई प्रेडिक्शंस दिए हैं और आपके कंक्लूजन जो है वो आगे के लिए कभी कोई एजुकेशनल पॉलिसी बनेगी तो आप उसमें उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने मान लीजिए कोई सर्वे किया है कि कितने ऐसे 12th तक के बच्चे हैं जो
बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो ये सर्वे हमने किया तो हमने पाया कि मान लीजिए कि लड़के ज्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं और लड़कियां कम रहती हैं। तो हम कंक्लूजन जब इसे ड्रॉ करेंगे तो हम उनको बताएंगे कि किस तरीके से आप पहले हम कारण देखेंगे क्या कारण हो सकते हैं, फिर कारण को जानने के बाद हम बताएंगे कि किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है, ताकि लड़कों का जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि हम परफॉर्मेंस को देख रहे हैं कि जो मोबाइल ज्यादा चलाते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है और जो कम चलाते हैं उनका कैसा है, तो हम क्या करेंगे फिर उन चीजों को कंक्लूजन में ड्रॉ करेंगे तो आगे हमारे फर्दर स्टडीज में काम आएंगे। ये थोड़ी लेस साइंटिफिक होती है और एक ये इमीडिएट और लॉन्ग रेंज दोनों का पर्पज होता है। और ये क्या करती है, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिसर्च होती है। मतलब प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक, है ना। तो ये सरल होती है थोड़ी सी, उस तरीके से होती है, इसलिए इसको हम प्रिमिटिव रिसर्च भी बोलते हैं। इसमें रिसर्चर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है वो जो चीजें हो चुकी हैं उनके बारे में नहीं बात करती है, पर जो प्रेजेंट में हो रही होती है उनके बारे में बात करती है। इसमें सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स भी हम देखते हैं कुछ घटनाओं के बीच में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स की, तो इसके लाभ क्या होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मोस्टली आप लार्ज सैंपल लेते हो, तो इसीलिए जो जब लार्ज सैंपल होता है तो सैंपलिंग एरर उतनी ही ज्यादा कम होती है, आपका डेटा उतना अच्छा आता है, आपकी रिसर्च उतनी अच्छी होती है, इसलिए डेटा कलेक्शन इसमें एफिशिएंट होता है। दूसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है। आपने क्वेश्चनियर बनाया और आपने मोबाइल पे ही शेयर कर दिया तो आपकी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी, आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। द वेराइटी ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स, केस स्टडी मेथड एंड सर्वे मेथड कैन बी यूज्ड इन इट। आप इसमें ऑब्जर्वेशनल मेथड्स को आप किसी को ऑब्जर्व भी कर सकते हो, केस स्टडी कर सकते हो उसके बारे में, और सर्वे मेथड्स भी इसमें यूज कर सकते हो। मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये एक होलिस्टिक व्यू देती है पूरे किसी भी चीज की। अगर आप रिसर्च प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हो और डिस्क्रिप्टिव, तो वो एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट देती है किसी भी सब्जेक्ट का। और कोई भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है वो आप जो है किसी भी रेस्पोंडेंट जो है वो अपने खुद के एनवायरमेंट में भी इसे कंडक्ट कर सकता है। इसमें किसी भी वेरिएबल के मैनिपुलेशन की नीड नहीं होती है। इट इज नॉट अ ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आप वेरिएबल्स को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए आप जो है क्या नहीं कर सकते हो, यहाँ पर वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पर जो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आप इसको नहीं कह सकते, इसमें मैनिपुलेशन ऑफ एनवायरनमेंट नहीं होता है। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है हेल्प करती है बिहेवियर्स को समझने में, ट्रेड्स को समझने में, लोगों के पैटर्न्स को समझने में। तो ये सारी चीजों में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारी हेल्प करती है। दो तरीके की होती है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी मतलब वन टाइम इंटरेक्शन और वन टाइम डेटा कलेक्शन, एक बार में आप डेटा कलेक्ट करते हो। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो होती है आ स्टडी दैट कलेक्ट्स डेटा मोर देन वंस फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल से आप बार बार डेटा कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। इसके बारे में मैं कल और डिटेल में बात करूंगी, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट में। अब लिमिटेशंस की बात करें तो इसको रेप्लिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रेप्लिकेट जो होता है, रेप्लिकेशन, वो साइंटिफिक रिसर्चेस में बहुत जरूरी होता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस में बहुत जरूरी होता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति करना। मतलब ये आप कह सकते हो कि चीजों को पुनरावृत्ति करना। वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका हम उपयोग करते हैं और किसी अध्ययन या प्रयोग को फिर से उसी तरीके से दोहराने की प्रक्रिया करना, ताकि वो रिलायबल है ये हम जान पाए, इसी को हम पुनरावृत्ति करते। जैसे एक वैज्ञानिक जो है कोई टेस्ट कर रहा है तो वो लैब में उस टेस्ट को तो दोबारा रेप्लिकेट कर सकता है अगर वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी को आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, ये एक इसकी लिमिटेशन है, आप इसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। पुअरली फ्रेम क्वेश्चंस गिव कॉम्प्रोमाइजिंग रिजल्ट्स। अगर आपके क्वेश्चंस अच्छे से फ्रेम नहीं हुए हैं तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। अगर आपके क्वेश्चन में एम्बिगिटी है तो आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। इन केस आप कुछ और कहना चाह रहे हो और बच्चा कुछ और समझ रहा है, तो वो जो समझेगा उसके अकॉर्डिंगली ही वो आंसर करेगा या ऑप्शंस पे टिक करेगा, या रेटिंग स्केल आप जो कुछ भी बना रहे हो उसके अकॉर्डिंगली वो आंसर करेगा, तो आपका रिजल्ट जो है वो वेरी कर जाएगा। उसके अलावा इट हैज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स टू वेरीफाई।
अब क्योंकि मैंने कहा ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बार बार हम इसमें दिक्कत आती है, डिफिकल्टी होती है, इसीलिए आप इन्हें स्टैटिस्टिकल टूल्स पे बार बार वेरीफाई नहीं कर सकते, इनकी लेस पॉसिबिलिटी होती है। द नेक्स्ट इज कि इसमें ऑब्जर्वर के इफेक्ट, जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक पॉसिबिलिटी होती है कि जो प्रेजेंस है ऑब्जर्वर की, वो रिस्पोंडेंट की एबिलिटी जो होती है आंसर करने की एक्यूरेटली, वो उसको प्रभावित करती है। मान लीजिए कि आप वहां पर प्रेजेंट हैं जब एक क्वेश्चन फिल किया जा रहा है, बच्चा फिल कर रहा है, रिस्पोंडेंट फिल कर रहा है और रिसर्चर वहां पे प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं रिसर्चर की प्रेजेंस में वो बच्चा उन आंसर्स को मतलब मैनिपुलेट करके आंसर करेगा। वो फिर अगर आप उससे पूछेंगे कि आपके स्कूल में टीचिंग मेथड्स किस तरीके के हैं, तो शायद वो वहां पे वो करेक्ट आंसर नहीं देगा, क्योंकि वहां पर क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वर इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आपको एक नई चीज यहाँ से पता चली कि ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है। जब आप किसी रिसर्चर की प्रेजेंस में ये जान रहे हो कि अगला बंदा हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो आप उस तरीके से अपने आंसर्स को मैनिपुलेट करके आंसर करते हो। अब अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, तो जैसे मैं देखूं कि शिक्षा में छात्रों की उपस्थिति और प्रदर्शन का एक अध्ययन मैं करूं, तो मैं क्या करूंगी, एक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति और उनके एजुकेशनल अचीवमेंट्स के बीच में मैं एक रिलेशन देखूंगी। तो इसमें क्या देखा जाएगा कि जो छात्र रेगुलरली आते हैं उनका प्रदर्शन कैसा है और जो एब्सेंट रहते हैं उनका प्रदर्शन कैसा है। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनके अटेंडेंस के बेसिस पे एक फिनोमेना को डिस्क्राइब करने का काम कर रही हूँ, जो कैसी है, प्रेजेंट सिचुएशन है। भाई ये पास्ट की तो घटना है नहीं, प्रेजेंट की घटना है। अगर कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन का मैं सर्वे करूं कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स से या सर्विसेज से कोई कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, मैं उनका फीडबैक लूं, उसके बिना पर फिर मैं बताऊं कि कौन से फील्ड्स में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो दैट विल ऑल्सो बी अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगर मैं देखूं कि जो हेल्थ सर्विसेज है उनका उपयोग किस तरीके से हो रहा है, तो फिर मैं उसमें भी क्या कर सकती हूँ, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर सकती हूँ कि कौन सी सुविधाएं अच्छी हैं, किन का लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं और किन सुविधाओं में कमी आ रही है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस पे मैं चेक कर सकती हूँ कि लोग पर्यावरण सुरक्षा के लिए कितना जागरूक हैं। महिलाओं के लिए वर्क प्लेस पे क्या एक्सपीरियंसेस हैं उनके, क्या क्या वो संतुष्ट है अपनी नौकरी से, और उनके वर्क प्लेस पे क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता है, या फिर उनके करियर ग्रोथ में उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स डील करते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से। तो ऑल इन ऑल मैं अब क्या आपको कहूँ कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज कि किसी घटना या परिस्थिति या समस्या को विस्तृत रूप में विवरण करना, उसको डिस्क्राइब करना और उसका गहन अध्ययन करना, उसकी सटीक जानकारी पहुंचाना हम तक, ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब अगर हम टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें, तो उसमें सर्वेज हम कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं, डेवलपमेंटल स्टडीज कर सकते हैं, फॉलो अप स्टडीज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ट्रेंड एनालिसिस, इसका आजकल बहुत इस पर रिसर्चेज हो रही हैं। कोरिलेशन स्टडीज। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो लर्नर्स। और कल मैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स पे बात करूंगी एक एक करके। सो कल हम बात करेंगे कोरिलेशनल स्टडीज पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।